हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों, घटना चक्र का। और ये सामान्य विज्ञान का करने वाले दोस्तों। इसमें हम आप लोग को करवाएंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी का दोस्तों, जो कि साइंस में दोस्तों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। साइंस में दोस्तों बायोलॉजी, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों फिजिक्स, तब फिर केमिस्ट्री से पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद दोस्तों तो फिर आएंगे हम लोग फिजिक्स पे, तब केमिस्ट्री को। देखिए दोस्तों, ये सारा हल प्रश्न पत्र है जो अभी तक दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सारा क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों इसमें बहुत सारे टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। जैसे देखिए, जीव विज्ञान की उपशाखाएँ, जैव विकास भी खत्म हो चुका है, वर्गीकी भी हो चुका है, कोशिका भी हो चुका है, आनुवांशिकता भी हो चुका है, जैव उर्वरक भी हो चुका है दोस्तों। उसके बाद 7 नंबर जो मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान है दोस्तों, इसमें से दोस्तों देखिए कंकाल एवं मांसपेशी हो चुका है, पाचन तंत्र हो चुका है, विटामिन एवं पोषण को खत्म कर चुके हैं दोस्तों। अभी हमारा चौथा टॉपिक है, इसमें चौथा सेक्शन है श्वसन तंत्र। जो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग श्वसन तंत्र करने वाले हैं। जो अभी तक दोस्तों मेरी ये पिछले वाले वीडियो को अभी तक इतना सारा टॉपिक को नहीं देखें, वो जाके देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्रमबद्ध तरीका से हम इसको सेशन को करवा रहे हैं दोस्तों, 1 बाय 1 दोस्तों। मेरे चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है सामान्य विज्ञान घटना चक्र का, वहाँ जाकर आप लोग सीरियली देख लीजिए, क्योंकि अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सारा क्वेश्चन उसमें एक जगह किया गया है। और दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का दोस्तों पहले थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, उसी बेस पे दोस्तों उसका जितना सारा क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया है, सारा क्वेश्चन को तुरंत हम लोग करके ख़त्म कर देंगे दोस्तों। फिर अगले दिन दोस्तों परिसंचरण तंत्र को ख़त्म करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें है श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। देखिए दोस्तों, श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका एवं नासा मार्ग, जैसे नासिका नोज एवं नासिका मार्ग दोस्तों नेजल, पैसेजेज, ग्रासनी, फायरेंक्स, लैरिंक्स या स्वरतंत्र दोस्तों, या स्वरयंत्र। ट्रैकिया दोस्तों, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तथा फेफड़े। मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े लंग्स होते हैं, जो फुफ्फुस आवरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं दोस्तों। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा, परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है दोस्तों। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा, परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं, जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के, देखिए दोस्तों, हर एक फेफड़ा में दोस्तों 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक एल्वियोली होते हैं, जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फेफड़ों का फुफ्फुस लंग्स द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है दोस्तों, जिसमें अंतः श्वास इंस्पायरेशन तथा उच्छ्वास मतलब एक्सपायरेशन क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं अंतः श्वास तथा उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती हैं तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं RBC दोस्तों में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इस शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है दोस्तों। सामान्यतः एक स्वच्छ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर रुधिर होती है दोस्तों। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलियन ऑक्सीजन बंदी होती है। इस प्रकार 100 मिली रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिली
ऑक्सीजन बंधी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है दोस्तों। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व डेंसिटी कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है, अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, देखिए पहाड़ों पर शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन होता है दोस्तों, कैसे होता है, तो देखिए स्तनधारियों में श्वसन दोस्तों फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा होता है दोस्तों। देखिए स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियां अत्यंत विकसित होती है। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तित नहीं होता। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है। कि श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन एक जैविक क्रिया है दोस्तों, जिसमें वायुमंडल से अंतः श्वास इंस्पायरेशन क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन एवं नियॉन गैसें होती है। उच्छ्वास एक्सपायरेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% तथा जलवाष्प 6.2% बाहर निष्कासित होती हैं। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है दोस्तों, इसको क्रमानुसार दोस्तों हम लोग को व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, फुफ्फुस के द्वारा होगा ऑक्सीजन। फुफ्फुस के बाद दोस्तों क्या होगा, रक्त के द्वारा आएगा, रक्त से होते हुए दोस्तों ऊतक में जाता है दोस्तों। यही इसका क्रमानुसार है दोस्तों। देखिए मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास इंस्पायरेशन और इनहेलेशन द्वारा फेफड़ों लंग्स तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक एयर सैक्स पाए जाते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं ब्लड कैपिलरीज द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं RBCs में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक कैरियर्स का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है दोस्तों, तो बढ़ जाती है दोस्तों, श्वास की गति बढ़ जाती है। देखिए रक्त में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता कंसंट्रेशन में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है, अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है दोस्तों, किसको प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता दोस्तों, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट है हम लोग का, ATP से ADP में होता है, ATP से ADP में होता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक, यौगिक
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती हैं। एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा कार्बनिक फॉस्फेट पीआई में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है। एटीपी प्लस दोस्तों देखिए H2O इक्वल टू क्या होता है एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए शोषण में ऊर्जा उत्पादित होती है। शोषण में दोस्तों ऊर्जा जो उत्पादित होती है किस रूप में, तो देखिए दोस्तों ये होता है एटीपी के रूप में। दोस्तों एटीपी के रूप में शोषण में ऊर्जा उत्पादित होती है। देखिए कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन दोस्तों ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय शोषण कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, तो कौन सा भाग दोस्तों, तो फेफड़ा दोस्तों। देखिए फेफड़ा लंग्स एक प्रमुख श्वसन नांग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों टिश्यूज में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीडेशन से जहां एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जलवाष्प वाटर वेपर तथा गैस का शरीर से अच्छे श्वसन द्वारा निष्कासन होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा यहीं तक था आज का टॉपिक, हम लोग का खत्म हो चुका है दोस्तों। ये शोषण जो दोस्तों चैप्टर है शोषण हम लोग का आज कंप्लीट हुआ। और कल जो दोस्तों हम लोग का होने वाला टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, वो है परिसंचरण तंत्र दोस्तों। ये कल परिसंचरण तंत्र को दोस्तों ख़त्म करेंगे। तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहिए और जो अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोस्तों और घटना चक्र का दोस्तों हम राजनीति शास्त्र का भी करवा रहे हैं पूर्वावलोकन क्वेश्चन, और घटना चक्र का दोस्तों हम करवा रहे हैं इतिहास का दोस्तों अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहे हैं दोस्तों। जो अभी तक नहीं जुड़े दोस्तों वो जुड़ जाइए। या और जो देखिए दोस्तों जो सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे जुलाई के लिए दोस्तों, जो कि आगामी जो 5.0 के लिए तैयारी कर रहे होंगे जो शिक्षक भर्ती, उसमें सीटेट आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों, जो कि आप हर हाल में किसी तरह मेहनत करके दोस्तों जुलाई वाला निकाल लीजिए। वही व्यक्ति बैठ पाएंगे दोस्तों 5.0 में, क्योंकि 4.0 के लिए तो पहले ही एग्ज़ाम आने वाली है दोस्तों, वो तो नहीं बैठ पाएंगे। मगर जो 5.0 में बैठने वाले वो सीटेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्तों। पहले आपके लिए सीटेट बहुत ज़रूरी है। तो सीटेट के लिए दोस्तों जो सीटीपी रहता है 30 मार्क का, वो भी दोस्तों हम अपने इस चैनल पे करवाते हैं, तो आप लोग वहाँ जाके इस सेक्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।